हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे क्लोरीनेशन। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। नॉर सेट भी पूछता है यहाँ से क्वेश्चंस, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एकेडमिक्स के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो क्लोरीनेशन आजकल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में काफ़ी यहाँ से क्वेश्चंस आने लगे हैं। तो देखते हैं, क्लोरीनेशन पूरा पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो क्लोरीनेशन क्या है? क्लोरीनेशन को हम वाटर ट्रीटमेंट भी बोलते हैं या फिर वाटर डिसइंफेक्शन, क्या बोलेंगे, या तो वाटर डिसइंफेक्टेंट बोलें या फिर वाटर ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। तो क्लोरीनेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कि पानी पीने योग्य बनाते हैं। एक तरीके से क्या करते हैं, हम पानी को पीने योग्य बनाते हैं ब्लीचिंग पाउडर ऐड करके। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर डाल के उसमें बैक्टीरिया वायरस ख़त्म करके जो जो भी उसकी अशुद्धियाँ होती हैं पानी की, उसको ख़त्म करके हम क्या करते हैं, उसको पीने योग्य बनाते हैं। तो वही क्लोरीनेशन की प्रोसेस है वाटर के लिए। ठीक, तो देखते हैं इसमें। क्लोरीनेशन इज द डिसइंफेक्टिंग ऑफ वाटर, एडिंग क्लोरीन इनटू वाटर एंड डिस्ट्रॉइंग पैथोजेंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड मेकिंग द वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग। ठीक है, यानी कि हम ऐसा पानी बना लेते हैं शुद्ध कि हम उसको पीने से बीमार ना हो। तो हम ये देखते हैं कि जो क्लोरीन है वो कितने फॉर्म में यूज की जाती है। क्लोरीन तो एक तरीके से ग्रुप है डिसइंफेक्टेंट के। तो क्लोरीन ग्रुप के जो डिसइंफेक्टेंट तो बहुत सारे होते हैं, हेलोजेंस भी होते हैं, ठीक है, काफ़ी सारे होते हैं डिसइंफेक्टेंट। लेकिन जो क्लोरीन ग्रुप के डिसइंफेक्टेंट हैं उनको हम किस में यूज़ कर रहे हैं? वाटर के डिसइंफेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, किस लिए यूज़ करते हैं? वाटर के डिसइंफेक्शन के लिए। तो इसमें देखो, फर्स्ट हम देखते हैं गैस फॉर्म। गैस फॉर्म में भी हम क्लोरीन को यूज़ करते हैं। तो गैस फॉर्म में इसका जो फॉर्मूला Cl2 दिया गया है, यानी कि क्लोरीन, तो ये एक स्ट्रॉन्ग डिसइंफेक्टेंट होता है। जो गैस फॉर्म है वो कैसा है? क्लोरीन का स्ट्रॉन्ग डिसइंफेक्टेंट है। और ये पानी के कांटेक्ट में आने के बाद ये क्या रिलीज़ करती है? हाइपोक्लोरस एसिड रिलीज़ करती है ना। और इसका कलर कैसा होता है? गैस का ग्रीनिश येलो कलर होता है। और ये सिलेंडर के द्वारा कैरीड की जाती है। काफ़ी डेंजरस होता है इसको हैंडलिंग करना, क्योंकि ये एक टॉक्सिक गैस है और इसको हम छोटे स्केल पे यूज नहीं करते हैं। जो बड़े बड़े वाटर प्लांट्स होते हैं वहाँ पे हम गैसेस का यूज़ करते हैं वाटर का शुद्धिकरण करने के लिए। तो सेकंड है आपका पाउडर फॉर्म। पाउडर फॉर्म तो हम सबसे ज़्यादा विलेजेस में और रूरल में यूज़ किया जाता है। और पाउडर फॉर्म, इसी को हम ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, और सबसे ज़्यादा यही रूरल एरिया में यूज होता है, क्योंकि ये बहुत सेफ होता है, यूज़ करने में ईजी होता है और इसको कोई भी यूज़ कर सकता है। ठीक, इसको हम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोलते हैं, जो ब्लीचिंग पाउडर होता है। तो ये क्या करता है, जब कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को हम मिक्स करते हैं पानी में, तो ये क्या करेगा, ये क्लोरीन को जब हम इसमें क्लोरीन को रिलीज़ करेगा। ये क्या करेगा? क्लोरीन को, Cl को रिलीज़ कर देता है इसमें से, इस ग्रुप में से। जैसे ही आप कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को पानी में ऐड करोगे तो ये Cl ग्रुप को रिलीज़ कर देता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका लिक्विड फॉर्म। तो लिक्विड फॉर्म तो ये नॉर सेट की जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे ना बच्चे, वो पढ़ रहे होंगे वो सोडियम हाइपोक्लोराइड कितना इम्पोर्टेंट है। ये सारे नर्सिंग वाले जितने भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे होंगे नर्सिंग एग्ज़ाम कंपटीशन देने के लिए, तो वो बच्चे जान जान रहे होंगे कि सोडियम हाइपोक्लोराइड डिसइंफेक्शन में कहाँ कहाँ यूज़ आता है ना। तो ये क्लोरीन का ही लिक्विड फॉर्म है। तो हमने क्लोरीन के 3 फॉर्म पढ़ लिए, एक गैस फॉर्म है, एक पाउडर फॉर्म है, एक लिक्विड फॉर्म है। तो इसमें सोडियम हाइपोक्लोराइड हम इसको बोलते हैं, और ये भी स्मॉल स्केल पे ही यूज होता है। हम कह सकते हैं कि जैसे हमने एक एग्जांपल लिखा, हॉस्पिटल्स में ये यूज होता है, उतने लार्ज स्केल पे नहीं यूज होता है, स्मॉल स्केल पे होता है। तो हमने सिर्फ ये देख लिया कि क्लोरीन के कितने फॉर्म होते हैं और कहाँ कहाँ इनका हम यूज़ करते हैं। थोड़ा सा कंपैरिजन पढ़ ले रहे हैं, कंपैरिजन टेबल है ये आपकी। तो इसमें देखो, जो गैस फॉर्म है वो क्लोरीन है, Cl2 लार्ज स्केल पे यूज होता है। जो पाउडर है उसको हम ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। रूरल एरिया में जो बेल्स हैं, मतलब कुएं वगैरह हैं, या फिर जो पानी का जमाव होता है रूरल एरिया में, तो उसके शुद्धिकरण के लिए लिक्विड फॉर्म है, सोडियम हाइपोक्लोराइड है। ये इस स्मॉल स्केल पे यूज होता है। ठीक है,
नेक्स्ट है क्लोरीनेशन की प्रोसेस, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये प्रोसेस ही है, क्योंकि जो कंपटीशन में जो एग्ज़ाम पूछे जाते हैं वो यहीं से सारे क्वेश्चंस बनते हैं। मैं बताती जाऊंगी कि क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से बनते हैं, ठीक। तो इसमें देखो, ब्लीचिंग पाउडर के लिए हम पढ़ रहे हैं, जो क्लोरीनेशन प्रोसेस यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो किसके लिए, हमने तीन फॉर्म पढ़े थे, एक गैस फॉर्म पढ़ा था, और एक पाउडर फॉर्म पढ़ा था, और एक लिक्विड फॉर्म पढ़ा था। तो हम यहाँ पे कौन से पाउडर फॉर्म से किस तरीके से हम क्लोरीनेशन करते हैं वो प्रोसेस पढ़ रहे हैं, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा यूज होती है, तो वहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने लिखा है ऐड करेंगे क्लोरीन को, लेकिन इससे पहले एक और स्टेप आता है कि जैसे मान लो कोई रूरल एरिया में यूज़ करते हैं, तालाब के पानी में क्लोरीन डालनी है, ब्लीचिंग पाउडर डालना है, या फिर जो कुएं होते हैं उनमें डालना है ब्लीचिंग पाउडर। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं कि वो तो एक ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स मतलब खुला हुआ, तो वहाँ पे कचरा होने का चांसेस बहुत होता है पानी में, कि अननेसेसरी कचरा पता नहीं क्या क्या उसमें मिक्स होता है। तो फर्स्ट प्रोसेस ये होती है कि चाहे तालाब के पानी में क्लोरीन को डालो या फिर कुएं में क्लोरीन को डालो, उसको पूरे तरीके से पहले पानी को साफ कर लो, जितना भी कचरा है उसको बाहर निकाल दो। तो उससे क्या होता है कि जो क्लोरीन की डिमांड होती है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। तो फर्स्ट स्टेप आता है कि उसको पानी को फिल्टर कर लें, ठीक है, उसमें कोई अननेसेसरी एक्स्ट्रा कचरा ना रहे। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, क्लोरीन को पानी में ऐड करेंगे, ठीक है। और इसकी डिमांड अगर आप पढ़ोगे तो डिमांड कहीं भी इसकी फिक्स नहीं मिलेगी क्लोरीन की। उसका रीज़न ये है कि फिक्स डिमांड ना मिलने का कारण ये है कि वाटर की क्वालिटी के अकॉर्डिंग जो है वो क्लोरीन की डिमांड होती है, कि वाटर ज़्यादा टर्बिड होगा, ज़्यादा उसमें जो आपके गैसेस, जैसे उसमें नाइट्रोजन होती है, अमोनिया होती है, ये ज़्यादा मात्रा में होंगे तो ज़्यादा क्लोरीन लगेगी, कम मात्रा में होंगे तो कम क्लोरीन लगेगी। सीधी सी बात, गंदा पानी होगा बहुत ज़्यादा तो ज़्यादा क्लोरीन लगेगी। और एक क्लियर वाटर होता है, उसमें भी तो हम क्लोरिनाइजेशन करते हैं, जैसे हम फिल्टर का पानी बोलते हैं, तो उसमें कम लगेगा। तो इस हिसाब से वाटर की क्वालिटी पे इसका डोज डिपेंडेंट होता है। लेकिन एक अनुमानित डोज जो है वो हमने यहाँ पे लिखा है, जैसे क्लियर वाटर है तो 2 mg पर लीटर के हिसाब से लगभग लगेगा। डर्टी और टर्बिड वाटर है तो 4 to 5 mg के हिसाब से पर लीटर लगेगा, ठीक है। ये यहाँ पे लीटर है, पर लीटर लगेगा, ठीक। तो ये एक डिमांड हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोसेस पूरा देख लेते हैं जल्दी से। तो पहले हम क्या करेंगे, ब्लीचिंग पाउडर को हमने ऐड कर दिया पानी में, जो भी पानी हमें प्यूरिफाई करना है उसमें हमने क्या किया, ब्लीचिंग पाउडर को ऐड कर दिया डिमांड के अकॉर्डिंग। अब हम देखते हैं क्या होता है। जैसे ही हम ब्लीचिंग पाउडर को ऐड करेंगे तो वाटर में प्रेजेंट अमोनिया, नाइट्रोजन, ये सारे गैसेस, ये मतलब एक तरीके से प्रेजेंट होते हैं। तो क्या करता है, क्लोरीन इनसे रिएक्शन करके एक नया केमिकल बना देगा जिसका नाम क्लोरामाइन होता है। यानी कि क्लोरीन क्या है, Cl ही तो है, तो Cl अमोनिया से रिएक्शन करेगा, नाइट्रोजन से रिएक्शन करेगा, तो क्या बनेगा। तो इनिशियली जैसे ही हम क्लोरीन को ऐड करते हैं तो ये सारे रिएक्शंस उसमें शुरू हो जाते हैं, ठीक है, वाटर में ये सारे रिएक्शंस शुरू हो जाते हैं। तो वो क्या फॉर्म करते हैं, क्लोरामाइन, जिसमें सबसे कॉमन फॉर्म है मोनोक्लोरामाइन बनता है, डाई बनता है, ट्राई बनता है, ठीक। और इस प्रोसेस में क्या होता है, स्मेल आती है। स्मेल क्यों आएगी, क्योंकि जो क्लोरीन है वो अमोनिया से रिएक्शन कर रही है, नाइट्रोजन से रिएक्शन कर रही है। तो इस स्टेज को हम ऑडोरेबल स्टेज भी बोलते हैं, यानी कि थोड़ी सी स्मेल आ रही होती है। जैसे ही हम उसमें क्लोरीन डालते हैं तो बदबू आना शुरू हो जाती है, हम ये बोल सकते हैं। और जो पूल वगैरह में हम डालते हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा ओडोर आती है। और ये फ्री रेसिडुअल इज ज़ीरो लिखा है यहाँ पे, ये हम इसका मतलब बताएंगे आगे क्या है, ठीक। तो फर्स्ट स्टेप हमने पढ़ लिया, ब्लीचिंग पाउडर हमने ऐड किया, उसमें ये सारी रिएक्शंस हुई, और रिएक्शंस होने के बाद ये एक एलिमेंट बना जो क्लोरामाइन है। तो इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्लोरामाइन बन गया। अब क्लोरीन कॉन्टैक्ट पीरियड विद वाटर इज 1 आवर, या मिनिमम 30 मिनट्स हो सकते हैं, मैक्सिमम 60 मिनट्स हो सकते हैं, डिपेंड ऑन वाटर क्वालिटी। यानी कि वाटर की क्वालिटी क्या है उस हिसाब से ये डिपेंडेबल हो सकते हैं। तो क्लोरीन कॉन्टैक्ट पीरियड विद वाटर इज नेसेसरी फॉर क्लोरीन टू रीच ब्रेकिंग पॉइंट। अब यहाँ पे ये समझ लीजिए कि ब्रेकिंग पॉइंट क्या होता है। देखो, जैसे ही क्लोरीन ऐड किया, क्लोरीन ने वाटर में प्रेजेंट अमोनिया, नाइट्रोजन से इन सबसे रिएक्शन करके एक नया मैटर बना दिया, क्लोरामाइन। अब वो ऑडोरेबल है, यानी कि थोड़ी सी स्मेल आ रही है वहाँ से। तो ये जो स्मेल आना स्टार्ट हुई है वो रिएक्शन से स्टार्ट हुई है। तो हम क्लोरीन तब तक मिक्स करते रहते हैं, धीरे धीरे तब तक मिक्स करते रहते हैं
कि ये पूरा जो मटेरियल बन रहा है स्मेल वाला क्लोरामाइन अमोनिया के नाइट्रोजन के और क्लोरीन के रिएक्शन से वो ख़त्म हो जाए। और ये ख़त्म होने में जो ओडोर आ रही है या फिर ये अमोनिया और नाइट्रोजन वाटर से ख़त्म होने में लगभग 30 से 60 मिनट लगते हैं। क्लियर वाटर होगा तो 30 मिनट में हो जाएगा क्लियर, और थोड़ा सा टर्वेट और मतलब गंदा पानी होगा तो उसमें लगभग 60 मिनट लग जाएंगे। तो ब्रेकिंग पॉइंट वो होता है जहाँ पे क्लोरीन को मिलाते 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 हमारा वाटर में से पूरा अमोनिया और नाइट्रोजन ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो अभी तक पूरी क्लोरीन क्या हो रही थी, यूज हो रही थी, क्योंकि वो अमोनिया से और नाइट्रोजन से क्या कर रही थी, रिएक्शन कर रही थी, और रिएक्शन करके पूरी क्लोरीन खत्म होती जा रही थी। और जैसे ही पूरा अमोनिया और नाइट्रोजन खत्म हो गया वहीं ब्रेकिंग पॉइंट आ जाता है। उसी को क्या बोलते हैं, ब्रेकिंग पॉइंट। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं ब्रेकिंग पॉइंट क्या है। द अमाउंट ऑफ क्लोरीन कंप्लीटली ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक मैटर टोटली डिस्ट्रॉय क्लोरामाइन। जो ऊपर क्लोरामाइन बने थे ना, तो वही चीज़ है कि वो अमाउंट अमोनिया का जो वाटर में क्या करता है, ऑर्गेनिक मैटर और जो क्लोरामाइन बन रहे हैं क्लोरीन और अमोनिया की रिएक्शन से, उनको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दे। हम तब तक इसमें ऐसा होता है एकदम से पूरा क्लोरीन नहीं डालते हैं, धीरे 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 हम इसमें 30 मिनट तक क्लोरीन मिलाते रहते हैं। ठीक है, मिलाते रहते हैं, और जब ब्रेकिंग पॉइंट आ जाता है फिर हम क्या करते हैं, फिर उसमें थोड़ी सी मात्रा कम कर देते हैं, जो हम नेक्स्ट पॉइंट में आगे बताएंगे। तो देखो क्या होता है, अब पूरा मतलब वाटर से जो अमोनिया है, नाइट्रोजन है, आयरन है, मैग्नीशियम, इनकी जो ज़्यादा मात्रा थी ना वो ख़त्म हो चुकी है। अब क्या होगा, अब अमोनिया का जो हम क्लोरीन डाल रहे हैं तो उसका रिएक्शन होना भी बंद हो जाएगा, क्योंकि अब अमोनिया नहीं बची वाटर में, नाइट्रोजन नहीं बचे, यानी कि ऐसे सब्सटेंस जिससे क्लोरीन रिएक्शन कर रही थी वो बचे ही नहीं उसमें। ठीक है, बचे नहीं तो क्या होगा कि हम जो क्लोरीन डाल रहे हैं वो फ्री होना शुरू हो जाएगी, फ्री रेसिडुअल, यानी कि उसमें दिखने लग जाएगी पानी में। उससे पहले जब तक उसमें गंदगी थी पानी में, एक्स्ट्रा ये जो आपके नाइट्रोजन वगैरह ये प्रेजेंट थे, तब तक हमें उसमें क्लोरीन दिखेगी नहीं। जैसे ये सब खत्म हो जाएंगे हमें क्लोरीन दिखने लग जाएगी, तो उसको ही हम बोलते हैं फ्री रेसिडुअल क्लोरीन। जो कि आपका फर्स्ट स्टेज में जो क्लोरीन में बिल्कुल जीरो होता है, वो जीरो इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे क्लोरीन रिएक्शन कर रही होती है पूरी तरीके से, और रिएक्शन कर रही होती है तो इस वजह से वहाँ पे शेष बचती ही नहीं है। तो जब ब्रेकिंग पॉइंट आ जाता है उसके बाद ये शेष होना शुरू होती है पानी में। तो नेक्स्ट देखो, फ्री रेसिडुअल क्लोरीन रिमेन्स इनटू वाटर आफ्टर ब्रेकिंग पॉइंट हैज़ रीच्ड। यानी कि कब वो फ्री होना शुरू होती है, जब ब्रेकिंग पॉइंट आ जाए। यानी कि ब्रेकिंग पॉइंट हम किसे कह रहे हैं कि पूरी तरीके से वाटर से अमोनिया और प्लस अमोनिया और क्लोरीन से मिलके जो क्लोरामाइन बने हैं वो, और एक्स्ट्रा जो भी उसमें प्रेजेंट है मैग्नीशियम, आयरन या फिर कार्बोनिक केमिकल्स जो भी प्रेजेंट है वो सब खत्म हो जाए, तब हम बोल रहे हैं कि ब्रेकिंग पॉइंट आ गया। ठीक, तो एक चीज़ यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो कि नॉरसेट भी पूछ रहा है आजकल, और उसमें ये इम्पोर्टेंट है कि ब्रेकिंग पॉइंट के बाद वाटर में अमोनिया वो सॉरी क्लोरीन का कितना अमाउंट होना चाहिए। तो ब्रेकिंग पॉइंट के बाद हम करते हैं टेस्टिंग पानी की। ठीक है, यानी कि जब ओडोर आना बंद हो जाती है ना, तो हम वहाँ करते हैं टेस्टिंग। तो टेस्टिंग करते हैं तो उसमें 0.5 mg पर लीटर क्लोरीन प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक, कितनी प्रेजेंट होनी चाहिए क्लोरीन, 0.5 mg पर dl, और इसी अमाउंट को हम फ्री रेसिडुअल क्लोरीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्री रेसिडुअल क्लोरीन, क्योंकि अब ये क्लोरीन फ्री है बैक्टीरिया वायरस से लड़ने के लिए। यानी कि जो भी पानी में बैक्टीरिया वायरस है जो कुछ भी है उनसे लड़ने के लिए ये अब फ्री है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव क्लोरीन बोलते हैं। जो 0.5 mg रिमेंस रही है इसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्टिव क्लोरीन बोल रहे हैं। अब नेक्स्ट देखो, जो फ्री रेसिडुअल है, फ्री रेसिडुअल क्लोरीन इज एक्टिव क्लोरीन अवेलेबल फॉर टू किल बैक्टीरिया वायरस। अब हमने वही चीज़ बोली थी कि जो फ्री रेसिडुअल अब बच रहा है वाटर में वो क्या करेगा, वो अब फ्री है, अवेलेबल है बैक्टीरिया वायरस से लड़ने के लिए और वाटर को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए। और ये जो वाटर में है वो लगभग अप टू
24 आवर्स तक इसका असर रहता है, जो फ्री रेसिडुअल है उसका 24 आवर्स तक रह सकता है। ये डिपेंड करता है कि जो वाटर सोर्स है वो क्लोज है कि ओपन है। जैसे ओपन सोर्सेस होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, गर्मी वाले मौसम में ये वेपोराइज होके निकल जाती है क्लोरीन जल्दी से उसमें, तो वहाँ पे कम समय तक मिलेगी देखने के लिए, ठीक। तो ये सोर्स पे डिपेंड करता है कि वो कितने आवर्स तक रहेगी, लेकिन इसका एक अनुमानित ये टाइम है कि 24 आवर्स तक रहती है, ठीक। तो हम क्या बोलेंगे कि जो डिसइंफेक्टेंट इफेक्टिव होता है, क्लोरीन जब इफेक्टिव होता है वो कब होता है, जब फ्री रेसिडुअल, फ्री मतलब ब्रेकिंग पॉइंट के बाद, ब्रेकिंग पॉइंट के बाद ही इफेक्टिव होना शुरू होता है, डिसइंफेक्टेंट करता है वो वाटर को। ये चीज़ याद रखना। और ऐसे ही क्वेश्चन नॉरसेट पूछता है, जो नेक्स्ट लाइन लिखी हुई है यहाँ से नॉरसेट 8 ने क्वेश्चन पूछा था। तो देखो इसमें नोट में देखो, बट स्पेसिफिक पीरियड, ये तो 24 आवर्स तक है अवेलेबल, लेकिन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ फ्री क्लोरीन, यानी कि जो एक स्पेशलाइज्ड पीरियड होता है ब्रेकिंग पॉइंट के बाद, वो ये कहना चाह रहे हैं कि ब्रेकिंग पॉइंट जैसे ही आया तो ब्रेकिंग पॉइंट के बाद 1 घंटे तक, लगभग 1 घंटे तक जो क्लोरीन की क्वांटिटी है वो 0.5 mg/लीटर होनी ही चाहिए। एक इफेक्टिव डिसइंफेक्शन करने के लिए वाटर का इतना अमाउंट आपको 1 घंटे तक मेंटेन रखना ही है उसमें, तो वो उसका कॉन्टेक्ट पीरियड टाइम बोल देते हैं। तो ये एक बार देख लो, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ फ्री क्लोरीन रेसिडुअल इज एट लीस्ट 1 आवर इज एसेंशियल टू किल बैक्टीरिया वायरस। तो नॉरसेट 8 में क्या पूछा था कि जो यहाँ पे 2 चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। अगर फ्री क्लोरीन रेसिडुअल उसने लिख दिया है तो उसका टाइम फिक्स लिखा है एक तरीके से कि 1 घंटे तक, बहुत मतलब एक तरीके से इम्पोर्टेंट टाइम होता है, यहाँ तक बहुत असरकारक और इफेक्टिव होती है बैक्टीरिया वायरस को पानी में से ख़त्म करने के लिए। तो वो एक कॉन्टेक्ट टाइम होता है कि इतने टाइम तक तो क्लोरीन रहनी ही चाहिए, है ना, वाटर में। क्योंकि ये इसलिए बता रहे हैं कि कहीं कहीं ऐसे सोर्सेस होते हैं कि आपने टेम्परेचर, पीएच वगैरह ये थोड़ा भी डिसबैलेंस हुआ वाटर का, और आपने क्लोरीन तो डाल दी, ब्रेकिंग पॉइंट भी आ गया, और ब्रेकिंग पॉइंट के आने के बाद उसका तुरंत ही ब्रेकिंग पॉइंट जैसे ही आया और उसकी फिर क्वांटिटी तो 0.5 mg/लीटर है, बहुत कम है। तो क्या होगा, वो उसका असर करना कम हो जाएगा, और कहो 20 मिनट में ही असर खत्म हो जाए तो वाटर तो डिसइंफेक्टेंट नहीं होगा, क्योंकि उसका कॉन्टैक्ट टाइम तो स्पेसिफिक दिया है कि 1 आवर तक तो कॉन्टैक्ट में रहनी ही चाहिए फ्री रेसिडुअल के बाद क्लोरीन, ठीक। तो वही चीज़ है, तो यही पूछा था, और उसमें ऑप्शंस में दिए थे 30 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे, तो उसका सही जवाब था 1 आवर, ठीक है। नॉरसेट 8 में प्री या मेंस में ये क्वेश्चंस था। तो अगर उसने यहाँ से क्वेश्चंस पूछा है, कौन स्पेसिफिक पीरियड पूछ लिया उसने कॉन्टैक्ट फ्री क्लोरीन का, स्पेसिफिक पीरियड क्या है, तो इसमें से वो कुछ और भी पूछ सकता है कि आफ्टर ब्रेकिंग पॉइंट जो क्वांटिटी है क्लोरीन की वो कितनी रहनी चाहिए, 0.5 mg/लीटर रहनी चाहिए। तो ये पूरा आपका प्रोसेस हो गया कि क्लोरिनाइजेशन हम कैसे करते हैं वाटर का। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट हम प्रिंसिपल और देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा पूरा एक बार बता देंगे इसको दोबारा से। तो देखो ये है आपका सेट, क्लोरीनेशन के हम प्रिंसिपल देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, कॉन्टैक्ट पीरियड 1 आवर इज नेसेसरी आफ्टर फ्री रेसिडुअल, ये याद रखना, आफ्टर फ्री रेसिडुअल जो कॉन्टैक्ट पीरियड होता है वो 1 आवर होना चाहिए ब्रेकिंग पॉइंट के बाद। फ्री क्लोरीन इज रिलीज्ड इन वाटर आफ्टर ब्रेकिंग पॉइंट क्लोरीनेशन, यानी कि जो फ्री रेसिडुअल है, यानी कि जो आपकी क्लोरीन है वो फ्री होना तभी स्टार्ट होगी जब ब्रेकिंग पॉइंट ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ब्रेकिंग पॉइंट से पहले उसमें अमोनिया, नाइट्रोजन, ये सारी चीज़ें उसमें रिमेंस रहती हैं जिसके साथ क्लोरीन रिएक्शन कर रही होती है, तो वो फ्री मिल ही नहीं सकती वाटर में डिसइंफेक्टेंट करने के लिए, ठीक। तो ब्रेकिंग पॉइंट से पहले नहीं हो सकती, बाद में ही रिलीज होगी, बाद में ही रिलीज होती है फ्री क्लोरीन। उसके बाद क्लोरीन डिमांड क्या होती है, क्लोरीन डिमांड क्या है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ नीडेड टू किल बैक्टीरिया, वायरस और ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रलाइज अमोनिया, ठीक। नेक्स्ट है आपका कंसंट्रेशन ऑफ फ्री क्लोरीन इज, ये मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा, फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछ लेगा इसको। तो कंसंट्रेशन ऑफ फ्री क्लोरीन इज 0.5 mg/लीटर आफ्टर ब्रेकिंग पॉइंट, ठीक। कितना रहना चाहिए कंसंट्रेशन, 0.5 mg से कम हुआ तो भी मतलब वाटर पूरी तरीके से प्यूरिफाई नहीं होगा,
और अगर 0.5 mg से ज़्यादा मिला, हम क्या करते हैं जब ब्रेकिंग पॉइंट आ जाता है ना, तो हम वाटर की टेस्टिंग करते हैं कि उसमें क्लोरीन कितना है। तो उसमें अगर 0.5 से ज़्यादा मिला तो इसका मतलब ये है कि हमने डिमांड से ज़्यादा उसमें क्लोरीन को ऐड कर दिया है ना। तो उसमें क्या रहेगा, वो काफ़ी उसमें टाइम लग जाएगा कि पीने योग्य एकदम से नहीं बनेगा, क्योंकि अगर क्लोरीन की मात्रा ज़्यादा होगी तो वो नुकसान भी कर सकता है। ठीक, तो इसमें क्या है, अगर ज़्यादा होगा तो उसका सिर्फ एक ही मतलब है कि हमने जो क्लोरीन की डिमांड है वो ज़्यादा डाल दी है, इसलिए उसमें वो क्लोरीन ज़्यादा दिख रही है। ठीक, नेक्स्ट प्रिंसिपल है आपका, ये होना ही चाहिए सारी क्राइटेरिया फुलफिल। ठीक, नेक्स्ट है वाटर शुड बी क्लियर एंड फ्री फ्रॉम टर्बिडिटी बिकॉज इट इम्पेड इफिशियंट ऑफ क्लोरिनेशन। मतलब अगर वाटर बहुत ज़्यादा गंदा है तो प्यूरिफाई होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, तो और टाइम भी लगेगा और जो क्लोरीन है उसकी आपकी डिमांड भी ज़्यादा लग जाएगी। तो हम क्या करेंगे कि अगर वाटर गंदा है, जैसे हम रूरल एरिया में इसको यूज़ करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि गांव में या कहीं भी यूज़ कर रहे हैं तो पहले वाटर की टर्बिडिटी को या उसमें जो एक्स्ट्रा कुछ भी उसमें कचरा वचरा है वो सारा हम साफ़ कर लें, उसके बाद हम उसमें क्लोरीन को ऐड करें। तो देखो इसमें जो एक डिमांड एस्टिमेटेड है ये एक्यूरेट नहीं है, बस एक एग्जांपल दिया है कि मानो अगर किसी भी मतलब आपको प्यूरिफिकेशन के लिए 2.5 mg पर लीटर की ज़रूरत है, तो उसमें जो रिक्वायर्ड फ्री रेसिडुअल होगा वो 0.5 mg होगा। यानी कि ये तो क्लोरीन की डिमांड सिर्फ इतनी बोलेंगे, ये तो एक्स्ट्रा है आपकी फ्री। तो टोटल क्लोरीन हम उसमें कितनी ऐड करेंगे, 3 mg पर लीटर उसमें क्लोरीन ऐड करेंगे। ठीक, क्योंकि 2.5 mg तक तो उसमें क्या होगा, 2.5 mg तक तो वो आपको दिखेगी नहीं, उसमें फ्री नहीं होगी, क्योंकि इतना डिमांड ही है उसका अकॉर्डिंग टू वाटर क्वालिटी 2.5 mg। तो इस तरीके से हम एस्टिमेटेड करते हैं। तो आई थिंक ये पूरा क्लोरीनेशन का प्रोसेस समझ में आ गया होगा। तो इसमें हम एक बार बता देते हैं हम क्या करते हैं। सिर्फ इतना समझ लो, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे उसके लिए तो सिर्फ इतना समझ लो कि ब्रेकिंग पॉइंट क्या है और फ्री रेसिडुअल क्लोरीन क्या है, और बस ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। कॉन्टैक्ट आवर जो फ्री रेसिडुअल क्लोरीन का है वो कितना है, और ब्रेकिंग पॉइंट पे पहुंचने के लिए हमें कितना टाइम लग सकता है, कितना वो डिपेंड होता है वाटर की क्वालिटी पे, सारी चीज़ें। ठीक, तो ये चीज़ें तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, बिल्कुल सिंपल है, कुछ टफ नहीं है इसमें। क्या करते हैं, सबसे पहले हम पानी को साफ़ कर लें और डिमांड के अकॉर्डिंग हम क्लोरीन पाउडर मतलब ब्लीचिंग पाउडर ले लें, और हम क्या करेंगे उसमें पानी में ऐड करेंगे। और वाटर में ऐड करने के बाद क्या होता है, वो जो आपके उसमें से क्लोरीन रिलीज़ करता है, ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन रिलीज़ करेगा, तो वो क्लोरीन जो है वो अमोनिया से और नाइट्रोजन से, जो भी वाटर में ये सबस्टेंस प्रेजेंट होंगे, अमोनिया है, नाइट्रोजन है, या फिर मैग्नीशियम है, आयरन है, या फिर कार्बोनिक मैटर है, जो भी प्रेजेंट है, उससे क्लोरीन रिएक्शन करके क्लोरामाइन बनाने लगती है। और क्लोरामाइन एक ओडोरेबल सबस्टेंस है जिससे थोड़ी सी स्मेल आने लग जाएगी। ठीक, तो इस स्टेज में स्मेल आती है, यहाँ पे फ्री रेसिडुअल 0 होता है क्लोरीन का यहाँ पे, यानी कि क्लोरीन बिल्कुल फ्री नहीं होती है, वो किस में बिजी होती है, अमोनिया, नाइट्रोजन और इन सबको न्यूट्रलाइज करने में बिजी होती है, इनके साथ रिएक्शन कर रही होती है। बैक्टीरिया वायरस को ख़त्म करने के लिए उसको यहाँ पे टाइम ही नहीं है, ऐसे समझ लीजिए। ठीक, तो नेक्स्ट है आपका क्लोरीन कॉन्टैक्ट पीरियड विद वाटर इज़ 1 आवर मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक, मिनिमम 30 मिनट है, मैक्सिमम 60 मिनट है। ये वो वाला टाइम है ब्रेकिंग पॉइंट के लिए, ये कंफ्यूज मत होना, कौन सा टाइम है ब्रेकिंग पॉइंट के लिए। और ये ज़्यादा भी हो सकता है, 60 मिनट से ज़्यादा भी हो सकता है, 30 मिनट से कम भी हो सकता है, ये डिपेंड कर रहा है वाटर की क्वालिटी पे। ठीक, तो ये सब हो जाएगा। और ब्रेकिंग पॉइंट कब पहुंच जाएंगे, जब पूरा अमोनिया, नाइट्रोजन और जितने भी मैग्नीशियम, कार्बोनिक उसमें मैटर हैं वो पूरे न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, वैसे ही ब्रेकिंग पॉइंट आ जाएगा। और ब्रेकिंग पॉइंट आते ही फ्री रेसिडुअल क्लोरीन मिलना स्टार्ट हो जाएगी पानी में। फ्री रेसिडुअल का मतलब कि अब क्लोरीन हमें दिख रही है और एक्स्ट्रा बैक्टीरिया वायरस से लड़ने के लिए उसमें प्रेजेंट है। तो वो अमाउंट कितना होना चाहिए, 0.5 mg पर लीटर होनी ही चाहिए, तभी वो उसमें प्रेजेंट बैक्टीरिया वायरस और जितनी भी उसमें अशुद्धियाँ हैं पानी में
उनको ख़त्म कर सकती है। ठीक, इससे कम हुआ तो नहीं और ज़्यादा हुआ तो हम कहेंगे कि हमने डिमांड ही ज़्यादा डाल दी क्लोरीन की, इसलिए उसका फ्री रेसिडुअल ज़्यादा आ रहा है। और ब्रेकिंग पॉइंट के बाद हम फ्री रेसिडुअल के लिए एक टेस्टिंग करते हैं जिसको क्लोरिनाइजेशन टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, जब फ्री ये 0.5 mg हो गया तो ये इसी को हम जो फ्री रेसिडुअल क्लोरीन है इसी को हम एक्टिव क्लोरीन बोलते हैं, इसी को हम इफेक्टिव डिसइंफेक्टेंट बोलते हैं। और जो वहाँ पे हो रहा था ये वाला, यहाँ पे लिखा भी है मैंने, वीक डिसइंफेक्टेंट बट मोर स्टेबल, काफ़ी टाइम तक तो रहता है ये क्लोरीन जो अमोनिया नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करता है, पर ये वीक डिसइंफेक्टेंट है, यानी कि ये वाटर को पूरी तरीके से डिसइंफेक्टेंट नहीं कर पा रहा है। और जो ये फ्री रेसिडुअल वाला अमाउंट होता है वो पूरी तरीके से डिसइंफेक्टेंट कर देता है क्लोरीन को। और इसका कॉन्टैक्ट टाइम कितना रहना चाहिए आफ्टर ब्रेकिंग पॉइंट 0.5 mg वाली है 1 आवर। ये नोरसेट का क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है, कितना होना चाहिए 1 आवर। और यहाँ पे जब पूछेगा वो फ्री रेसिडुअल क्लोरीन कॉन्टैक्ट टाइम कितना है तो ही 1 आवर देंगे, अगर वो ब्रेकिंग पॉइंट से पहले का पूछ रहा है तो नहीं। तो आई होप ये पूरा आपको क्लोरिनाइजेशन समझ में आ गया होगा। पढ़ते रहिए आप लोग, और एग्ज़ाम भी बस आने ही वाले हैं अब। SCVGI KGMU नोरसेट सारे एग्ज़ाम बस, मतलब अभी उनकी तो डेट नहीं है, KGMU SGPGI की, पर नोरसेट तो 11 अप्रैल को है ही। पढ़ते रहिए, हेल्दी रहो और स्ट्रेस नहीं लेना, आराम से मस्त होके पढ़ो। थैंक यू सो मच।